बच्चों, अब आज हम इस चैप्टर के दूसरे भाग को पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। अब इन लोगों को ये लोग अब दूसरा क्या प्लान बनाए हैं कि अब खेती की जाए। खेती करने के लिए इन लोगों की एक राय आपस में बनती है, जमती है। इसी को जमती मतलब बनती है कि खेती करने की। बस ये लोग चबूतरा जो होता है, चबूतरे के पास चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती है। घिरनी मतलब होती है कि चक्करी जिसको बोलते हैं, घिरनी मतलब चक्करी। और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। जो घिरनी थी उसके नीचे जो गली थी या जो इनकी गली थी उसको ये कुआं मान लेते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज मतलब एक घास होती है, उसी को मूंज बोलते हैं। उसी की ये लोग पतली रस्सी बनाते और उसी को चुक्कड़ बांध कर, चुक्कड़ मतलब कप, उसी में एक कप बांध देते थे उसी रस्सी में। और उस पर बांध कर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। जैसे बैल की जब खेती होती है तो उसी जो उनके ऊपर लगा होता है उसी को मोट बोलते हैं। उसे दो बच्चे खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, जो चबूतरा था वो खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। जो कंकड़ बीज और ठेंगा जो है हाथ की अंगूठे को ठेंगा बोलते हैं, उसका ये लोग हल बना लेते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। बड़ी मेहनत करके ये लोग खेत को जोतते और बोते थे और उसको पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि फसल को तैयार होने में समय नहीं लगता था और ये लोग हाथों हाथ ही फसल को काट भी लेते थे। और काटते समय ये लोग गाते थे क्या, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ये कह रहे हैं जैसी भी खेती हुई है ऊंच नीच, वो जो भी है वो सब हमारा है। जो उपजी सो भाई हमारी, हम ही लोगों का है। जैसे भी है मेरी खेती। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। मतलब जो फसल है उसे पैरों से रौंदने का मतलब है कि उसके छिलके को निकालते। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा क्या है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसी को कसोरा बोलते हैं। उसको सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार करते। सूप का मतलब ये होता है कि किसी भी अनाज के छिलके को निकालते हैं सूप के द्वारा, सूप से उसे निकालते हैं और उसे ओसाते और मिट्टी का जो दिया होता है उसका ये लोग बटखरा या तराजू बनाते थे। और उससे राशि मतलब जो अनाज होता था उसको तौलते थे उसी तराजू पर। और फिर इसी बीच बाबूजी तौल कर राशि तैयार कर देते। राशि मतलब जो अनाज होता है उसी को राशि बोल रहे हैं यहाँ। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ये कह रहे हैं बचपन में हम लोगों की कैसी मौज की खेती हुआ करती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर हर समय खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर तक ठिठक कर हम लोगों को तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब राहगीर जो आते जाते लोग थे, वो इनके ये तमाशे मतलब जो ये लोग जो करते थे उसको वो लोग भी रुक करके देख लेते थे। ठिठक कर मतलब रुक करके देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते। ददरी का मेला एक बिहार में लगता है, बहुत मशहूर मेला है। उसमें जब आदमियों का झुंड जाता, उस मेले को बहुत से लोग देखने जाते थे। उसमें आदमी झुंड के झुंड जाते हैं, तो उस आदमियों का झुंड देख पाते तब हम लोग कूद कूद कर चिल्लाने लगते आदमियों के झुंड को देख करके। चलो भैया ददरी सत्तू पिछान की मोटरी, ये लोग ऐसा कहते थे उस झुंड को देख करके।
अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब आगे है, यहाँ देखो, चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महल। ये भी इन सब का कुछ है जो ये लोग कहते थे, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा क्या है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार किसी पे कोई बूढ़ा वर मतलब बूढ़ा दूल्हा था जो इन्हें इन लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर मतलब दौड़ा करके इन्हें ढेलों से मारा। ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा। उस खसूट खब्बीस की सूरत, खसूट खब्बीस मतलब उस जाए मतलब खराब इंसान की, ये लोग कह रहे हैं कि सूरज आज तक हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। मतलब ऐसा दूल्हा ढूंढा था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। कह रहे हैं कि उस आदमी की तुलना घोड़े के मुँह जैसे की है। कह रहे हैं ऐसे घोड़ा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। कह रहे हैं कि आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। कह रहे आम की फसल में बहुत आंधी भी आती है, और अब जब आंधी आती है, जब आंधी कुछ दूर निकल जाने पर, जब आंधी समाप्त होने को होती थी, तब ये लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते और वहाँ चुन चुन कर घुले घुले मतलब जो पके पके आम होते थे उसको ये लोग खाते थे। चबाते मतलब चूसते थे उसको। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। आंधी आई और पट पड़ गई मतलब बंद हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। आकाश जो है वो काले बादलों से घिर गया। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। पेड़ जो है वो झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे, मतलब पेड़ की टहनियाँ ज़मीन को चूमने लगी। और हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सड़ गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई मतलब एक कुत्तों में एक अठई मतलब एक वो होता है, कीड़ा होता है छोटा सा, वो जैसे चिपका रहता है, उसे गांव में किलनी भी बोलते हैं। उसी कीड़े को ही वो कान में इस प्रकार चिपकी रहती है, जैसे ये लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सड़ गए। जैसे वैसे ही कुत्ते के जो कान में कीड़ा चिपका होता है उसको बहुत खींचने या निकालने पर ही निकलता, नहीं तो इतना तगड़ा चिपका रहता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बरखा मतलब पानी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। इनका एक दोस्त था बैजू, जो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी मिल गए। मूसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। मूसल तिवारी जो थे बूढ़े आदमी थे, उनको सोचता मतलब कम समझ में आता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। जो बैजू थे इनके दोस्त, वो बूढ़े आदमी को, मूसल तिवारी को चिढ़ा दिए, बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। कह रहे हैं बूढ़वा बेईमान है और करेला का चोखा मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मतलब ये कह रहे हैं बैजू जैसे बोला वैसे हम लोग भी सुर में सुर मिलाकर बोल दिए। मूसल तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। मूसल तिवारी जो है वो बेतहासा मतलब जोर लगा करके उन लोगों को खदेड़ा, दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब अपने अपने घर की ओर तेज़ हवा जैसे चलती है उसी प्रकार ये लोग चल दिए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी मतलब मूसल तिवारी सीधे पाठशाला में चले आए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। पाठशाला से
चार लड़के इन लोगों को ढूंढने के लिए गिरफ्तारी वारंट मतलब इन लोगों को ढूंढने के लिए वहाँ से चले। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही ही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही लोग घर पर पहुँचे वहाँ उधर उनके गुरुजी के सिपाही भी घर पर आ पड़े, इन लोगों के ऊपर टूट पड़े मतलब पकड़ने के लिए। बैजू तो 9-2-11 हो गया, मतलब वो भाग गया, हम पकड़े गए, मतलब लेखक पकड़ा गया, बैजू इनका दोस्त वो तो भाग गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मतलब इनको फिर गुरुजी ने बहुत मारा होगा। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। जब बाबूजी को पता चला मेरे बारे में, तो वो दौड़ते हुए पाठशाला मतलब जहाँ पढ़ते थे वहाँ आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। ये कह रहे हैं हमारे बाबू हमें दुलार रहे थे, लेकिन हम वो उनके दुलार प्यार से चुप होने वाले नहीं थे, और मेरे आंसू जो निकल रहे थे उससे उनका कंधा भीग गया। वह गुरु जी की चिरौरी मतलब विनती करना, जिसको बोलते हैं प्रार्थना करना या विनती करना, चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। माई माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। कह रहे माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम जो हम रो रहे थे वो सब भूल गए, जब अपने दोस्तों को देखे थे रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिल गए। मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। ये लोग एक चिड़ियों के झुंड पर मकई के खेत में कई चिड़ियाँ वहाँ चुग रही होंगी, उसी को झुंड बोल रहे हैं। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ये कह रहे हैं कि जो चिड़ई थी वो मकई के खेत में खा रही थी, तो ये उसी को देख करके कह रहे थे कि राम जी की चिड़ई है और राम जी का खेत है, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मतलब जो लेखक और उसके दोस्त कर रहे थे, कह रहे हैं कि इनके गांव के कई आदमी और हमारे पिताजी इनके देख रहे थे ये तमाशा या खेल, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कह रहे हैं कि अगर चिड़िया को ये लोग पकड़ लें तो चिड़िया मर जाएगी, और लड़कों के लिए क्या है, लड़कों के लिए तो उनका खिलौना है। जैसे बंदर और लड़के सेम हो, एक जैसे होते हैं, उनको किसी के कष्ट को वो नहीं समझ पाते, किसी को दुख को वो नहीं समझ पाते। तो लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब यही देखो आगे लिखा भी है कि जो बच्चे होते हैं और बंदर वो दूसरों की पराई पीर मतलब दूसरों के दुख को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब यहीं से चैप्टर के नाम को स्पष्ट होगा कि कैसे चैप्टर का नाम माता का अंचल रखा गया है। आगे आप लोग सुनो, देखो कैसे है। एक टीले पर जाकर हम लोग, एक टीला मतलब एक ऊंचा स्थान है, वहाँ ये लोग जाते हैं, चूहे के बिल से पानी चूहे के बिल में पानी डालने लगते, उलीचने मतलब डालने लगते। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कह रहे हैं कि पहले लोग तो ढूंढने गए चूहे को, लेकिन वहाँ शिव जी का सांप निकल आया। मतलब शिव जी के गले में सांप होता है ना, तो वही कह रहे हैं कि शिव जी का सांप निकल आया, उस जो बिल था वहाँ से सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। बेतहाशा भागना का मतलब होता है कुछ चीज़ दिखाई ना देना, बस भागते रहना। कोई औंधा गिरा, मतलब कोई सर के बल गिरा, कोई अंटा चिटा गिरा, कोई सीधे गिरा, कोई सर के बल गिरा। किसी का सिर फूटा, किसी के सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। कह रहे हैं इनकी सारी देह, इनकी सारी शरीर लहूलुहान हो गई। लहूलुहान मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड आया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। कह रहे हैं कि पैरों के जो तलवे थे वो कांटों से छलनी हो गए। छलनी मतलब छेद हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। सब एक सुर में आए और घर में घुस गए।
उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। ये कह रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ से भागे हम तो आए और सीधे ही हम मम्मी के अंचल में जाकर के छिप गए, या मम्मी के अंचल में छिप गए। कह रहे हैं इनके पिताजी बार बार इनको बुलाए, लेकिन ये वहाँ रुके नहीं, सीधे मम्मी के अंचल में छिप गए। हमें डर, आप कह रहे हैं कि उन्हीं की गोद में हम शरण लिए। मैया चावल अमैया कर रही थी, मतलब चावल को निकाल रही थी या चावल को कर रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के अंचल में छिप गए, मतलब माता के अंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगे। अधीर होकर मतलब आराम से सहम करके, डर करके वो हमसे डरने का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ कर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, मतलब बड़े सोच में पड़ गई कि क्या हो गया है जो इतना ही रो रहा है, बता भी नहीं रहा कुछ। झटपट हल्दी पीस कर हमारे घावों पर थोपी गई। मतलब जब जो इनको लगा था या लहूलुहान हुए थे, ये जो इनके घाव पर वहाँ हल्दी लगाई। घर में कोहराम मच गया। घर में सबको पता चल गया कि कुछ हुआ है। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। रोंगटे मतलब रोए, शरीर के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। लेकिन कह रहे हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ही नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। बार बार निहारना मतलब लेखक को देखती रहती और उनको दुलार प्यार से गले भी लगा ले रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के अंचल के प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया न छोड़ी। अब ये कह रहे हैं कि लेखक यहाँ पूरा चैप्टर एक प्रकार से समाप्त होता है। इस चैप्टर के लास्ट में यही पता चला कि जो लेखक हैं वे माता के आंचल और उनकी प्रेम की शांति, मतलब उनको वहाँ थोड़ा ये अपने आप को सुरक्षा महसूस हुई, या अपने आप को वहाँ वो थोड़ा शांति पाए। और अब यहाँ है बच्चों, जैसे है कि इसी समय जो बाबूजी थे ये दौड़े आए और आकर इनको झट से अपनी मैया की गोद से इनको लेने लगे। लेकिन बच्चा जो है वो माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। मतलब मम्मी के आंचल के चंदोवे मतलब होता है सामियाना, या एक प्रकार से टेंट भी समझ सकते हो, या मम्मी के दुपट्टे की जो छाया है और जो उसमें उनको प्रेम और शांति मतलब प्यार जो मिल रहा था उसको छोड़ ना पाए। वहाँ उनको चंदोवे मतलब उनके आंचल के उसमें उनको एक सुरक्षा महसूस हो रही थी, अपने आप को कम डरा हुआ मतलब महसूस कर रहे थे। यहाँ इसी वजह से इस पाठ का नाम भी माता का अंचल रखा गया। यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि पिताजी कितना भी बच्चे को प्यार कर लें लेकिन वो माँ की ममता को नहीं दे सकते, इसीलिए बच्चे को वहाँ माँ के अंचल में उसको ज़्यादा सुरक्षा मिली। इसीलिए वो उनके क्या बोलते हैं उनके अंचल को नहीं छोड़ा बच्चा। यहाँ पाठ आपका समाप्त नहीं हुआ अभी इसमें कुछ है, देखो आगे हम पढ़ते हैं। इस पाठ या प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का, अभी इसमें आप प्रश्न अभ्यास भी करेंगे, अभी उसके प्रश्नों को भी हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। देखो यहाँ फिर भी ऐसे हो रहा है, जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर, मतलब जब उसके पास संकट था पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? एक प्रश्न ये बन रहा है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देख कर सिसकना क्यों भूल जाता है?
ये भी एक प्रश्न है कि वो अपने दोस्तों को देख करके सिसकना मतलब रोना क्यों बंद कर देता था। आपने देखा होगा, प्रश्न नंबर तीसरा है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। प्रश्न नंबर 4 ये है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है या अलग है। कहें इसमें लेखक का क्या इसमें प्रश्न ये बन रहा है कि आज के समय में जो आप खेलते हो या आज के समय में जो बच्चे खेल खेलते हैं उन खेल में और उस जमाने के खेल में क्या क्या भिन्नता है या किस प्रकार से बदलाव आया है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। मतलब ऐसे प्रसंग जहाँ जहाँ दिखाई दिए जो आपके दिल को टच कर गए हों या छू गए हों, जिसे आपने बहुत अच्छे से महसूस किया हो। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का मतलब ये है कि इस उपन्यास में जो पहले की जो चीज़ें हैं गाँवों की और आज के गाँव की, या पहले के गांव और आज के गांव में कितना डिफरेंस है या कितना बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। प्रश्न नंबर 7 है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। आपको भी अगर इस पाठ को पढ़ते समय ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो या याद आ रहा हो कि आपके पापा या आपके मम्मी आपसे कितना प्यार करते हैं या आप उनको कितना प्यार करते हैं, उसको अपने शब्दों में अपने भावनाओं में उसे लिखिए। यहाँ पाठ इस प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है, पूछा जा रहा है कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस पाठ में जो माता पिता का बच्चे के प्रति मतलब जो लेखक के मम्मी पापा का अपने बेटे के प्रति या लेखक के प्रति जो प्यार हुआ है उसे अपने शब्दों में आप लिखिए। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। मतलब इसका माता का अंचल ना होकर के इस चैप्टर को और किस नाम से जान सकते थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे जो हैं वो माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, मतलब कैसे बता सकते हैं कि उनका माता पिता के प्रति प्रेम है। प्रश्न नंबर 11 है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। मतलब कि इस पाठ में जैसे बच्चे की जो दुनिया रची गई है कि बच्चा खेती करता था, बच्चा खेती के लिए क्या मतलब कई तरीके की जो भी बातें बताई गई हैं पाठ में और आपके बचपन की, मतलब जो पाठ में बताया गया और आपके बचपन में जो हुआ है इसमें कितना अंतर है या कितना बदलाव है। फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन भी जो दो वो हैं उपन्यासकार, इनके कुछ रचनाएं हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का है वो महिला आंचल है और प्रति परिकथा भी है। ऐसे आंचलिक उपन्यास हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। थैंक यू बच्चों, यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। हम अब इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे और उसके उत्तर को भी जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।